नमस्कार, अब शुरू हो रहा है मुकाबला। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। महान पेक्यजो वृक्षो बलवान सुप्रतिष्ठितः प्रसह्या एव वातेन शक्यो दर्शयन्तु क्षणात्। इसका अर्थ है वृक्ष कितना ही बलवान, सुस्थिर और बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अकेला खड़ा है तो पवन का एक झोंका ही एक क्षण में उसे जड़ से उखाड़ सकता है। ये महाभारत उद्योग पर्व श्लोक के विचार मैंने आपके सामने इसलिए रखे, जरा इसे कांग्रेस के संदर्भ में जोड़कर देखें। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी रही है, लेकिन क्या कांग्रेस का हाल उस वृक्ष की तरह हो गया है जो अकेला खड़ा है, अलग थलग खड़ा है और इसलिए कमजोर हो गया है? जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, विपक्ष कमजोर दिखा। लंबे वक्त से विपक्ष के तमाम दल एक छतरी के नीचे आकर मोदी से मुकाबले की रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये गोलबंदी भानुमति का कुनबा ही साबित हो रही है। और हाल में एक बार फिर से विस्तृत विपक्ष की कवायद शुरू हुई, लेकिन इसमें मोदी के धुर विरोधी नजर आने वाली ममता बनर्जी ने ही पलीता लगा दिया। वो यहां तक कह गई, आज कोई यूपीए नहीं और कांग्रेस में बीजेपी का मुकाबला करने का मादा ही नहीं। उधर उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष कांग्रेस को अपनाने के लिए तैयार नहीं। अब सवाल यह उठता है कि बिना कांग्रेस विपक्ष के मोदी विरोध की खिचड़ी पकेगी तो कैसे? और क्या ममता बनर्जी कांग्रेस की जगह खुद विपक्ष के पहिए की एक धुरी यानी एक्सिस बनना चाहती हैं? आज का मुकाबला इसी विषय पर है और चार बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की ओर से प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस की ओर से अभय दुबे जी, टीएमसी की ओर से बादल देवनाथ जी हमारे साथ हैं और जेडीयू की ओर से माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और पहला सवाल मेरा अभय दुबे जी आप ही से, क्या कांग्रेस में वो ताकत रह गई है कि वो अपने इर्द गिर्द गोलबंदी कर पाए? मीनाक्षी जी आपको नमस्कार। तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहता हूं कि रावण ने जब माता सीता का हरण किया था तो राजनीति से, भय से, प्रीत से, वैसी भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सत्ता का हरण किया है। और आपने वृक्ष का उल्लेख किया कांग्रेस पार्टी के लिए, तो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे तो दूर। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस खजूर के वृक्ष की तरह है जिसमें न पंथी को छाया है और फल भी बहुत दूर, फल सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए उनके है। हमारी लड़ाई न ममता बनर्जी से है, न शरद पवार साहब से, न प्रतिपक्षियों से। हमारी लड़ाई, राहुल गांधी जी की लड़ाई उन भीषणतम बेरोजगारी में की आग में धकेल दिए गए उन युवाओं के लिए है जो दृढ़ता से वो लड़ रहे हैं, उन किसानों के लिए जो रोन दिए गए और सड़कों पर एक साल से फेंक दिए गए उनके लिए है, उन मजदूरों के लिए जो मोदी सरकार में दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, उनसे है। हाँ, हो सकता है कि ये जो किराए के किरदार और सत्ता के अतिथि कलाकार हैं प्रशांत किशोर, उनके लिखा हुआ और नरेंद्र मोदी जी का स्वरबद्ध किया हुआ गाना ममता जी शायद अभी गाने लगी हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 28 जुलाई को अभी तो ममता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी दिल्ली में और कहा था, क्या कहा था, मैं हूबहू पढ़ के सुनाता हूं। 28 जुलाई को उन्होंने कहा, सोनिया जी विपक्ष की एकजुटता चाहती है, कांग्रेस रीजनल पार्टियों पर भरोसा करती है और रीजनल पार्टियां कांग्रेस पर भरोसा करती है। ममता जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी की मुझसे मुलाकात के बाद ये बदल क्यों गए तथ्य? जिन 5 प्रांतों में चुनाव है ममता जी, वहां पर आपका अस्तित्व है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में हम 114 सीटें लड़ी और जो कॉन्टेस्ट की सीट उसमें 22% वोट शेयर था हमारा। गोवा में हम लोगों ने 37 सीटें लड़ी, 17 सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और सत्ता छीन ली मोदी जी ने असंवैधानिक तरीके से। ममता जी, इन 5 राज्यों में आपका अस्तित्व है ही नहीं, एक भी सीट नहीं है। तो ये प्रायोजित कथा बंद करिए, हम आपका आदर करते हैं और हम हर, चाहे बहन मायावती जी कहें या ममता जी कहें, हम नहीं चाहते, क्योंकि बड़ी लड़ाई, व्यापक लड़ाई अगर लड़ती है सबको मिल करके, तो इन अराजक परिस्थितियों से उबरना है जो संविधान की कदर नहीं करते और संविधान को रोंद कर कृषि के क्रूर काले कानून पास कर देते हैं। ऐसे लोगों से हमको दृढ़ता से लड़ाई लड़नी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अभय जी कि कुछ प्रांतों में तो टीएमसी का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जहां पर अस्तित्व नहीं था वहां पर भी अपने आप को सुदृढ़ करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं। कुछ सवालों के साथ मैं जाऊंगी जरूर बादल देवनाथ जी के पास, लेकिन आप इस बात का जवाब दें। आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी का मुद्दा एक ही है, मोदी को हराना,
विपक्षी एकता दिखाना। तो ये कौन सी विपक्षी एकता है जिसमें ममता बनर्जी यूपीए कुछ नहीं है कहती हैं, राहुल गांधी को सिर्फ पॉलिटिशियन करार नहीं देती हैं, वो तो ये कहती हैं कि विदेश में रहने वाले क्या जाने राजनीति कैसे होगी। देखिए, एक तो नाम लेकर नहीं कहा, हो सकता है मोदी जी के लिए कहा, क्योंकि विदेश में तो सबसे ज्यादा वही रहे, 97 से अधिक देशों की यात्रा की, और परिणाम क्या रहा, सिफर। उस पर मैं अलग से चर्चा कर सकता हूं उनकी विदेश यात्राओं पर। लेकिन ममता जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप नहीं थी अभय दुबे जी, शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी होता है जो सामने संकट देखकर अपने सिर को जमीन में धंसा लेता है, उसे लगता है कि जब संकट टल जाएगा तब मैं बाहर आऊंगा, लेकिन संकट वहीं रहता है। बातों को घुमाकर मीनाक्षी जी, आप संकट से तो नहीं बच सकते। मैं देश संकट में जब भी आया है, राहुल गांधी जी उन्नाव से लेके हाथरस से लेके लखीमपुर से लेकर जब मजदूरों को सड़कों पर फेंक दिया कोविड की महामारी पर, वो लड़ाई लड़ रहे थे सड़कों पर। ममता दीदी कहां थी, पूछिए इनसे। ममता जी का आदर करते हैं, लेकिन बंगाल प्रांत के अपना चुनाव लड़े उन्होंने कहा खुद ने, जो जिस प्रांत में मजबूत है वहां नेतृत्व करिए, 28 जुलाई को ही उन्होंने कहा। तो हम यही कहना चाहते हैं उनसे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पुदुचेरी, पंजाब आप नहीं थी ममता जी, हम जीते हैं। और मोदी सरकार को यह भ्रांतियां दूर कर लेनी चाहिए। हम बिहार में साथ मिलकर लड़े, मोदी सरकार को हराया, इन प्रांतों में हराया, उड़ीसा में वो हारे, वेस्ट बंगाल में हारे, केरला में हारे, तमिलनाडु में हारे, अधिसंख्य प्रांतों में हारे। तो ये जो महानायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, अब जनता सबक सिखा, महानायक बनने की कोशिश ना करें। देखिए, महानायक बनने की कोशिश अगर टीएमसी कर रही है, बादल देवनाथ जी बड़े स्पष्ट सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूं, और मुझे बड़ी हैरानी हुई जब अभय दुबे जी ने एक बात बोली कि बीजेपी की नक्शे कदम पर वो चलती नजर आ रही हैं। एसेंस क्योंकि यही दिखाई दिया, और मैं रणदीप सुरजेवाला का आपसे थोड़ी देर पहले ये कोट आया है, जरा मैं उसे भी पढ़ के आपके सामने रख देती हूं। वो ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी करते हैं वही ममता कर रही हैं, दोनों पार्टियां तोड़ते हैं, विधायक खरीदते हैं। ममता बनर्जी ये कर रही हैं। पहले उससे पहले मैं कहता हूँ अभय दुबे जी बहुत बड़े वक्ता है, कितना अच्छा बोल दिया। लेकिन अभय दुबे जी को मैं, आपका मीनाक्षी मैडम, मैं अभय दुबे को मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी का एक वीडियो मैंने देखा था, तो वो सच की नहीं मुझे पता नहीं। उन्होंने कह रहा है मेरे पास तो 1000 करोड़ है, तो मैं विदेश चला जाऊंगा तो क्या होगा देश का, तुम लोग पहले सोचो। ऐसा वीडियो सच के नहीं मुझे पता नहीं, मैंने देखा फेसबुक में। तो उसके बाद मैं कहना, आज देश में सुनिए ना अभय दुबे जी, आज देश में पूरा देश यही चाहते हैं, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी का लड़ाई। और ये बात पूरा देश जानता है, पूरा देश के लोग भी चाहते हैं, और भाजपा कांग्रेस सब भी चाहते हैं। लेकिन मन में तो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, मैं भी सम्मान करती हूँ, दीदी भी सम्मान करती है सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को। लेकिन मैदान में कहाँ है राहुल गांधी, मैदान में कहाँ है? तो सारे देश से कोई, हम लोग भाजपा जैसे तोड़ते, मैं हम लोग तोड़ने का काम नहीं कर रहा हूं, कोई तोड़ने का काम नहीं कर रहा, लेकिन लोग चाहते हैं दीदी के साथ रहने का कोशिश कर रहे हैं। बादल देवनाथ जी, गोवा में आपने पार्टी तोड़ दी, मेघालय में आपने पार्टी तोड़ दी, त्रिपुरा में आपने पार्टी तोड़ दी, देवनाथ जी हरियाणा में जहां पर पार्टी का अस्तित्व नहीं है, वहां के नेता अशोक तंवर तक को आप अपने साथ लेकर आ गए, और आप ये कह रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी नहीं तोड़ रहे हैं। लिएंडर पेस को कौन तोड़ सकता है? बाबुल सुप्रियो को कौन तोड़ सकता है? कीर्ति आजाद को कौन तोड़ सकता है? तो ऐसे बहुत सारे क्रिकेट, मनोज तिवारी क्रिकेट प्लेयर है, कोई सारे फिल्म स्टार है। काल महाराष्ट्र में एक एक्ट्रेस ने बताया ममता दीदी को चाहते, ये लोगों को कौन तोड़ सकता है? ये लोग अपने मन से बोल रहा है कि दीदी के साथ रहना चाहिए, मोदी के खिलाफ कुछ आवाज उठाना चाहिए, तो कोई उठा सकते हैं, तो वो है ममता बनर्जी है। इसलिए ममता बनर्जी को पूरे देश चाहते हैं, और कोई तोड़ने के बाद नहीं, और मोदी को हराना नहीं, कांग्रेस को हराना नहीं, जो देश के लोगों के लिए काम करने के, देश के लोगों के, राष्ट्र के बादल देवनाथ जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर मोदी को हराना ही विपक्ष की नीति है, और ममता बनर्जी उस विपक्ष की एक धुरी बनना चाहती हैं, तो ये कैसी विपक्षी एकता है? ये कैसी विपक्षी एकता है कि हराना भी है मोदी को और फिर कांग्रेस को तोड़ना भी है? ये कौन सी विपक्षी एकता है? यूपीए का हिस्सा थी नहीं, आपका सोच दूसरा है, वो यूपीए का हिस्सा थी नहीं, कुछ लोग, अरे टीएमसी का तो कहना है, ममता बनर्जी का कहना है कि यूपीए तो कुछ है ही नहीं। अभय दुबे जी, समस्या यही तो है, और आपको ये समस्या दिख नहीं रही है। मैडम सुनिए, वो यूपीए का हिस्सा है ही नहीं, वो कहती है क्या ये प्रासंगिक है नहीं, वो यूपीए का, देखिए मीनाक्षी जी, एक 10 सेकंड दीजिए अभय जी को जवाब देने दें। बादल जी, मैं आ रही हूँ वापस आपके पास।
देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 98 से 2001 तक एनडीए का हिस्सा थी, फिर एनडीए से कुछ समय के लिए अलग हुई, वापस 2004 में एनडीए में आई। क्या बयान दिया था उन्होंने कि अब एनडीए समाप्त हो गया, और 2006 में यूपीए के साथ आ गई वो। अब तो यूपीए का हिस्सा है नहीं, 13 में बिल्कुल सही बात है। टीएमसी यूपीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन टीएमसी कांग्रेस से निकली हुई ही पार्टी थी, एनसीपी कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी थी, वाईएसआर कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है। अब आप ये कहें कि यूपीए कमजोर हो रहा है, या यूपीए है नहीं, या यूपीए था, कांग्रेस है, हमेशा रहेगी और सर्वशक्तिशाली रहेगी, तो ये आपका पक्ष हो सकता है, आपका मत हो सकता है। प्रेम शुक्ला जी, अरे हेगड़ेवार साहब कांग्रेस के मध्य प्रांत के महामंत्री जो आरएसएस बनाई। मैं आऊंगी आपके पास बादल देवनाथ जी। प्रेम शुक्ला जी, सीधा आरोप बीजेपी पर यह लग रहा है, और मैं यहां पर दिग्विजय सिंह को कोट करना चाहूंगी। सीबीआई ईडी की वजह से दीदी डरी हुई हैं, और ये डर दिखाने वाले हैं बीजेपी। देखिए, ये एक लड़ाई तो निश्चित तौर पर विपक्ष का नेता कौन, इसको लेकर प्रारंभ हुई है। पिद्दी बनाम दीदी, कांग्रेस को पिद्दी सिद्ध करने पर दीदी आमादा हुई है, और दीदी ने कांग्रेस को चुनौती दी है। अब जब से कांग्रेस को चुनौती दी गई है, तो कांग्रेस के तमाम नेताओं में बौखलाहट है। वो चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनके चाहे प्रांतीय नेता हो। देखिए, मैं शुक्ला जी, भाषा की मर्यादा रखते हुए हम बात रखेंगे। शांति और संयम से नहीं, क्या गलत अमर्यादित भाषा क्या है, मुझे बताइए। आप भी क्या कौन सा शब्द मेरा जो कृपया स्पष्ट कीजिए। जी, आप अपनी बात आगे पूरी करें। राहुल गांधी वर्सेस दीदी आप बोले, राहुल गांधी वर्सेस ममता बनर्जी बोले, या टीएमसी वर्सेस कांग्रेस बोले, अच्छा लगेगा? पिद्दी जो है बहुत सामान्य शब्द है, पिद्दी बहुत सामान्य शब्द है, और मैं किसके लिए क्या विशेषण प्रयोग करूं, इस पर प्रतिबंध कृपया ना लगाएं। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी की बात नहीं है, मैं मुसोलिनी के राज में नहीं हूँ, महात्मा गांधी के भारत में हूँ। मैं मुसोलिनी की इटली में नहीं हूँ, मैं महात्मा गांधी के भारत में हूँ। मुझे मेरी बात रखने का अधिकार दिया जाए। अब कल आप कहेंगे दीदी मत बोलिए ममता बनर्जी को, लेकिन ममता बनर्जी को दीदी कहने का जिस तरह से मुझे अधिकार है, अगर किसी को पिद्दी कह रही हो, उसको पिद्दी कहने का अधिकार हो। अरे मुद्दे की बात करिए ना प्रेम शुक्ला जी। राहुल गांधी का वर्णन किया। मोदी विरोधी सबसे बड़ा चेहरा कौन है प्रेम शुक्ला जी इस वक्त देश में मोदी विरोधी चेहरा कौन है? ममता बनर्जी हैं या राहुल गांधी हैं? अब मोदी विरोधी कोई चेहरा शेष नहीं बचा। देखिए, श्रीमान राहुल गांधी चेहरा बनने की स्थिति में रहे नहीं। कुछ लोगों ने विविध लोगों का नाम आगे बढ़ाया। आजकल दीदी के नाम पर दांव लगाने के लिए कुछ लोग तैयार हैं, और दीदी का दांव जिस तरह से बढ़ रहा है, उसके अनुसार चाव भी जो है कांग्रेस की तरफ से बढ़ रही है। ये कांग्रेस का भय है कि उसको लगता है कि बंगाल की एक प्रांत की नेता उसके अपने नेता के व्यक्तित्व पर भारी है। इसलिए आप जो हैं, चूंकि आपके नेता का कृतित्व शून्य है, चूंकि आपके नेता आपको बताती हूँ कि कांग्रेस आप पर आरोप क्यों लगा रही है। मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस आप पर आरोप इसलिए लगा रही है क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो आप लेकर चले थे, और यहाँ पर तो स्थिति फ्रेंडली मैच की हो गई। आपका काम करने के लिए तो ममता बनर्जी निकल पड़ी है। संस्कृति देखिए, हमने आदरणीय मोदी जी ने बहुत स्पष्ट किया कि हम कांग्रेस की संस्कृति के विरोध में हैं, और तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति का एक अंग है। आपने स्वयं बताया कि कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो। ये सारी जो कांग्रेसें हैं, वो कांग्रेस की बी सी डी टीम की तरह काम करती है। अब बी टीम कह रही है कि हम ए टीम से बेहतर हैं, हमको नेतृत्व दो, तो ये उनकी टीम का प्रॉब्लम है, जो एक दूसरे का हाथ उठाकर हर द्विवार्षिक एक कार्यक्रम करते हैं कि हम साथ साथ हैं, बाद में साथ की जगह लात चालू हो जाता है। वो इनका संकट है। उसके लिए सत्ताधारी दल क्या कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को सशक्त करने के लिए जिम्मेदार है। अब विपक्ष को भी भारतीय जनता पार्टी ही सशक्त करे, यह दायित्व तो बिल्कुल भाजपा के पास नहीं है। मैं इससे पहले कि माधव आनंद जी आपके पास आऊं, लेकिन ये बड़ी हैरानी वाली स्थिति है। आप अभी तक सरकारी एजेंसियों पर आरोप लगाते थे कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है, और अब आपने टीएमसी पर ही आरोप लगा दिया कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। आपके ओपनिंग रिमार्क्स का तो एसेंस यही निकल रहा था। रणदीप सुरजेवाला वही बात कर रहे हैं।
पहले तो मैं बता दूं, प्रेम शुक्ला जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन इनको साफ कर दूं कि इनके जैसी कई टिड्डियां भी मिलकर राहुल गांधी जी पर आक्रमण करें तो उनकी छवि को खराब नहीं कर सकती। आपने कहा कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस मुक्त नहीं, ये तो हिंदुस्तान को खेती मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान के युवाओं के रोजगार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को आप कल्पना तो कीजिए, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए पार कर दिया, कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए पार कर दिया, 56 रुपए का डीजल इन्होंने 100 रुपए पार कर दिया, 70 रुपए का पेट्रोल इन्होंने 100 रुपए पार कर दिया, खाने का तेल 250 रुपए पार। अरे जीना हराम कर दिया इस सरकार ने। आप मुझे बताइए, 24 लाख करोड़ रुपए तेल की लूट पे इन्होंने संग्रहित किए, और किसके लिए? सिर्फ 2 पूंजीपतियों के अलावा किसी हिंदुस्तान के लोगों को लाभ नहीं मिला। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब मैं माधव आनंद जी से लूंगी, इसका जवाब मैं माधव आनंद जी से लूंगी, लेकिन अभय दुबे जी, उससे पहले आप इस बात का जवाब दें कि अगर वाकई में देश में इतना कुछ गलत हो रहा है, उसके बावजूद विपक्षी एका नहीं दिखाई देगी, तो आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहेंगे? आप धारा 370 पर 35A पर कुछ नहीं कर पाए, किसानों का आंदोलन अगर नहीं खड़ा होता तो शायद वहां पर भी स्थिति वही रहती, ये तीनों कृषि कानून शायद वापस नहीं होते। ये विपक्षी एकता आपकी नजर आती है माधव आनंद जी? क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या मैं गलत कह रही हूँ? तीनों कृषि कानून क्या सदन में वापस होते अगर किसानों का आंदोलन नहीं होता सड़क पर? मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और लोकतंत्र की सुंदरता तभी बनी रहेगी जब कांग्रेस तो एक स्ट्रांग पार्टी होगी। हम लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस तो नेतृत्व विहीन है, ना उनके पास नियति है, ना उनके पास नेता है, प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी है नहीं। 2024 में भी आप भी जानते हैं जिस तरह भारतवर्ष की जनता आदरणीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है, प्यार बनाए रखी है, 2024 में वही प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर भी ये मार काट कर प्रधानमंत्री पद के लिए हो रहा है। कभी ममता बनर्जी आती है, ममता बनर्जी वर्सेस मोदी जी, कभी राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी। इन लोगों को कोई चिंता नहीं है देश की, इनको चिंता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कैसे विराजमान हो जाए, यही इनकी चिंता है। और भारतवर्ष की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, जहां एक तरफ एनडीए मजबूत गठबंधन है, एनडीए में कोई कलह नहीं है। कभी आपने कलह सुना? वही यूपीए के घटक दल ही कहते हैं, यूपीए नाम की कोई चीज नहीं है। तो भारतवर्ष की जनता सब देख रही है, ये लोग इसी तरह बातें करते रहे। हम लोग भारतवासियों की सेवा में लगे हुए हैं, और 2024 में भी निश्चित रूप से हम लोग विश्वास करते हैं कि आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा, और इसी तरह भारत की सेवा हम लोग करते रहेंगे। जितने भी समस्याएं इन लोगों ने देश को दिया है, उस समस्याओं का निवारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार लगातार कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अच्छा बादल देवनाथ जी, आपकी लीडर ममता बनर्जी ने वैसे कांग्रेस के साथ बड़ी दगा की। वहां पर पश्चिम बंगाल चुनाव में राहुल गांधी ने फ्री पास दे दिया ममता बनर्जी को, जीत भी गए आप लोग। इसके बाद आप उन्हीं को काटने में लग गए। ममता दीदी सिर्फ मेरा लीडर नहीं है, मेरा दीदी है, और वो हमारा दीदी है, हम पूरा देश का दीदी है। और दूसरा बात है मैडम, जब सुनामी आती है ना, तब पूरा पापी तापी जितना रहता है सब सफाई कर देता है। अभी ममता दीदी का सुनामी आ रहा है, और 2024 ममता दीदी का। फिर मैं कह रहा हूं, ये जो देशवासी को सेवा का बात कर रहे हैं ना, ये भाजपा कोई सेवा नहीं किया। पेट्रोल डीजल का महंगाई देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज का महंगाई देखिए, मेक इन इंडिया नहीं हुआ, डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, हाई स्पीड ट्रेन नहीं हुआ, गंगा जमुना सांस्कृतिक संस्कार नहीं हुआ, स्वच्छ भारत अभियान नहीं हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंद है, स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, हाई स्पीड ट्रेन नहीं हुआ। क्या किया? कुछ नहीं किया। 15 लाख का 15 पैसा कुछ नहीं दिया। कोरोना के चलते 4.5 लाख लोग मर गए। मैं तो चाहता तो 4 करोड़ लोग मर गए, लेकिन ये लोग आंकड़ा दिखा रहे 4.5 लाख, लेकिन गलत। कोरोना के चलते कितना लोगों को मार दिया ये लोग? देश का सेवा का बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन में 700 लोग मर गए, तो कौन सा सेवा का काम किया? दीदी ने एक बार नहीं कहा, दीदी ने एक बार नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। दीदी एक बार नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। दीदी ने कहा मेरा काम है पूरा देश में जितना आंचलिक दल है सबको एकजुट करना। दीदी का काम है एकजुट करना। दीदी कभी नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, और उन्होंने जेडीयू का वक्ता बोला दीदी प्रधानमंत्री। ये कमाल बात कर रहे हैं, ये कमाल बात कर रहे हैं बादल जी। आप ये कह रहे हैं कि दीदी का सपना नहीं है प्रधानमंत्री बनना, और फिर दूसरी बात आप ये कहते हैं कि दीदी की आंधी भी आ रही है। अभय दुबे जी, दीदी का सुनामी आ रहा है। अभय दुबे जी, क्रिकेट में भी जो अच्छा परफॉर्म करता है वही सलामी बल्लेबाज बनता है। अगर ममता दीदी की सुनामी आ रही है बकौल बादल देवनाथ जी, तो आने दीजिए ना उन्हें। राहुल गांधी ने परफॉर्म भी नहीं करना है और फिर कप्तान भी बने रहने का सपना देखना है, ये तो गलत है ना।
देखिए मीनाक्षी जी, पहले तो मैं एक ठीक कर दूं, मैं भी बड़ा आदर करता हूं ममता जी का, और वो तबाही की प्रतीक नहीं हो सकती, सुनामी तबाही की प्रतीक होती है। और मैं ये माधव आनंद जी याद दिला दूं, आप कह रहे प्रधानमंत्री का अपमान, अरे भूल गए क्या? वो तब भी प्रधानमंत्री थे, नीतीश बाबू, याद कीजिए। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में किसी ने बिहार का सबसे ज्यादा अपमान किया, बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया तो मोदी जी ने। और मोदी जी के लिए क्या क्या अपशब्द नहीं कहे, मैं यह कहना नहीं चाहता। बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो शिवसेना जो सबसे पुराना अलाई था वो छोड़कर गया, अकाली दल जो सबसे पुराना अलाई था वो छोड़कर गया। और आज देश में सबसे बड़ा झगड़ा कौन सा है मीनाक्षी जी जानती है? मोदी जी और योगी जी का। योगी जी ने, अरे मोदी जी योगी जी के झगड़े पर क्यों जा रहे हैं? वो तो एक दूसरे का हाथ में हाथ, कंधे पर हाथ डालकर मोदी जी योगी के गलियारे में टहलते नजर आ रहे हैं। मैं समस्या आपकी गिना रही हूँ और आप मोदी योगी पर जा रहे हैं। अभय दुबे जी, मैंने आपसे पूछा कि ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, वो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी परफॉर्म नहीं कर रहे, वो आधे से ज्यादा टाइम विदेश में रहते हैं। और क्या दिक्कत है? विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी ना सही, ममता बनर्जी सही। मुद्दा तो ये है ना कि हराना है मोदी को, या इससे बड़ा कोई और मुद्दा लेकर आप चल रहे हैं? मुझे बताइए, काशी के क्रूर काले कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी। मोदी जी एक के बाद एक 3 अध्यादेश जमीन हड़पने के लेकर आए थे। सत्ता में आते ही कौन सड़कों पर उतरा था? घुटने टेकने को मजबूर हुई प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। मोदी सरकार ने आते ही 150 रुपए का बोनस किसानों का बंद करा दिया, धान और गेहूं का जो राज्य सरकार देती थी। किसने लड़ाई लड़ी? राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया कि लागत का 50% ऊपर नहीं दे सकता किसानों को। किसने लड़ाई लड़ी? राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ी। अभय दुबे जी, कौन से संविधान में लिखा है कि विपक्ष का नेता राहुल गांधी ही होंगे? ये कौन से संविधान में लिखा है कि यूपीए का चेहरा राहुल गांधी होंगे, विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी होंगे? कौन से संविधान में लिखा है? आप परिवारवाद से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे मीनाक्षी जी। राहुल गांधी जी एक ही परिवार के इर्द गिर्द पूरी पार्टी घूमती रहेगी। उनका कहना है कि माधवानंद जी, माधवानंद राहुल गांधी जी कहते हैं, मीनाक्षी जी ये लोग परिवारवाद के पोषक हैं। 130 करोड़ की आबादी में राहुल गांधी उनको एक जैसे ऐसे नेता मिलते हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि उनको लोगों के पे विश्वास नहीं है। परिवारवाद के पोषक है, इन लोगों ने एक व्यवसाय खड़ा कर दिया है। और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए घातक है। भारतवर्ष की जनता इस चीज को समझ चुकी है। जब तक आप लोग परिवारवाद से ऊपर नहीं उठेंगे, भारतवर्ष की जनता आपको आशीर्वाद नहीं देगी। 130 करोड़ आबादी में आपको बहुत सारे ऐसे युवा चेहरा मिल जाएंगे जो प्रधानमंत्री के लायक हो, उनके पास सारी क्षमता हो, लेकिन आप राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, बस इसी के इर्द गिर्द घूमते रहिएगा। मोदी जी परिवारवाद में विश्वास नहीं करते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी परिवारवाद में विश्वास नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि नीतीश जी का पूरा इतिहास पता है, इसीलिए परिवारवाद के पोषक आप लोग हैं। परिवारवाद से ऊपर उठिए, तभी आप मजबूत बन पाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, लोकतंत्र के लिए यह भी उचित है, लेकिन आप लोग खुद नहीं चाहते हैं कि आप लोग स्ट्रांग हो। महंगाई की आप खुद नहीं चाहते आप लोग स्ट्रांग हो। जी मैडम 2 सेकेंड, जी 2 सेकेंड मैडम जी। 400 कांग्रेस 2019 में 424 सीटों में उम्मीदवार देने के बाद सिर्फ 44 सीट मिले हैं। तो एक कांग्रेस रहने से ना रहने तो अच्छा ही है। 426 सीटों में उम्मीदवार देने के बाद सिर्फ 44 सीटें मिले। बताइए क्या किया कांग्रेस ने? लीजिए। और राहुल गांधी ट्विटर और फेसबुक पे हर दिन आंदोलन कर रहे हैं। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं, यूपीए का हिस्सा है ही नहीं, आप यूपीए के घटक दलों को तय करने दीजिए। दूसरी बात, मीनाक्षी जी देखिए, नेतृत्व का मूल्यांकन इस तरीके से मत कीजिए। 1951 में बना जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, 41 सालों तक उनको सत्ता हासिल नहीं हुई। तो अटल जी खुद भी चुनाव हार गए, तो क्या नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया? नहीं, दृढ़ता से लड़ाई लड़नी पड़ती है। और राहुल गांधी जी आज जो आजाद भारत के इतिहास में सबसे परिवारवाद चाहते ही नहीं है। आप चाहते हैं गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी चलती रहे, एक वेबसाइट जो खड़ा किया वेबसाइट प्रेम शुक्ला जी, इससे ज्यादा बेहतर स्थिति, इससे ज्यादा बेहतर स्थिति सरकार के लिए और क्या हो सकती है कि सरकार के सामने विपक्ष एकजुट खड़ा नजर नहीं आ रहा है? आपके लिए तो ये सबसे मुफीद वक्त है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं अभय दुबे जी का बहुत जो है स्वागत करता हूं। अभय दुबे जी 41 वर्षों तक जो है
श्रीमान राहुल गांधी को सत्ता के लिए संघर्ष कराएंगे। कांग्रेस 41 वर्षों तक यदि सत्ता में नहीं आई तो उसकी तैयारी अभय दुबे जी ने मानसिक तौर पर कर रखी है, कांग्रेस ने कर रखी है। अब ममता बनर्जी को मानना है कि नहीं मानना है, ये ममता बनर्जी तय करें। वो भी 41 वर्षों तक इंतजार करना चाहती कि नहीं करना चाहती। 41 वर्षों के लिए कांग्रेस ने तो इंतजार करना तय कर लिया है। इसके लिए मैं आदरणीय अभय दुबे जी को साधुवाद देता हूं। अभय जी, अभी परिणाम 5 राज्यों के आ जाएंगे। अभी क्या हल हुआ उपचुनाव में? एक बात हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी की सुनिए ना प्रेम शुक्ला जी, आप बड़े विद्वान 40 वर्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे हिंदुस्तान के जनहित की जीत है, ये उपचुनाव ने बता दिया। उपचुनाव हारे, पेट्रोल के दाम घटा दिया। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव हराने जा रही जनता और तेल के दाम अपने जो है संकल्प में सिलेंडर के दाम कम कराएंगे, रसोई गैस के, आटे दाल नमक सबके भाव हो जाएंगे। मैं फिर आपसे कहती हूँ मुझे बड़ा आश्चर्य होता है अभय दुबे जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज आपके लिए चिंता का मुद्दा ये क्यों नहीं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले अब तक की सबसे ऐतिहासिक बुरे दौर से गुजर रही है। आपकी ही पार्टी के सीनियर लीडर रहे अमरिंदर सिंह ने कहा कि राहुल और प्रियंका के पास अनुभव नहीं है, उन्हें सलाहकार गलत जानकारी दे रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं। उन्हीं के नेता शरद पवार ने पहली बार बोला था कि कांग्रेस के अंदर निरंतरता की कमी है, राहुल गांधी के अंदर निरंतरता की कमी है। इसके बावजूद आप बड़े बड़े दिल वाले हैं, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं कि आप शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी जी, मैं तो हतप्रभ हूं। आप मुझे बताइए कि चिंता का विषय यह है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। देश के लिए चिंता का विषय यह है कि सिर्फ 2 पूंजीपतियों को पोषित करने के लिए मोदी सरकार ने दाल के इंपोर्ट की छूट दे दी। जानती हैं आप, 2,30,000 करोड़ रुपए का स्कैम दाल में किया उन लोगों ने। 2 पूंजीपतियों के खातिर 25 लाख करोड़ रुपए की खेती का कारोबार खत्म करना चाहते हैं। चिंता देश को इस बात की होनी चाहिए। अभी रेलवे के अभय जी आज जिस मुद्दे के साथ हम बैठे हैं, प्राइवेटाइजेशन, देखिए मैं बहुत खुले दिल से बहुत विनम्रता से बात करती हूँ अभय जी, और मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि इसलिए मुझे हैरानी होती है कि आज जिस मुद्दे के साथ हम बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी रही और उसके इर्द गिर्द गोलबंदी होती रही विपक्षी दलों की, और आज की तारीख में अगर आपके सहयोगी ही आपके साथ खड़े होने में कतराते हैं, मैं खाली उत्तर प्रदेश की खाली क्यों बात करूं जहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों आपसे कन्नी काटने की कोशिश में है, इसके बावजूद आप कहते हैं कि आप सबसे समर्थ हैं और सबसे ताकतवर है, तो बड़ी हैरानी होती है। हमने तो कोई गठबंधन का प्रस्ताव दिया नहीं इन राजनीतिक दलों को। हम उत्तराखंड का चुनाव जीतेंगे आज लिख कर रखिए, पंजाब में 0, आपने गठबंधन करके भी क्या कर लिया था? गोवा में हम लोग जीतेंगे, गोवा में हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में नीति लेकर आए थे ना आप। उत्तर प्रदेश में कहाँ है बहुत अच्छी स्थिति में रहे। अभी तो यूपीए नहीं है, अभी तो यूपीए नहीं है। मैडम ने तो पहले ही कह दिया अकेला पड़ गया, ये कांग्रेस पार्टी अकेला पड़ गया और उसके आसपास कोई नहीं है, तूफान आ रही है। अच्छा, एक आंकड़ा लेकर मैं बैठी हूँ और ये टीएमसी के लिए और साथ ही कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए जानना जरूरी है। अब ये जो बार बार यूपीए और थर्ड फ्रंट की जब हम बात करते हैं ना, यूपीए में डीएमके, जेएमएम, जेडीएस, एआईयूएमएल, एआईयूडीएफ, शिवसेना, कांग्रेस, सीपीएम, जेकेएनसी और सीपीआई, ये घटक दल दिखाई देते हैं जिनकी संख्या कुल मिलाकर 91 सीटों की होती है। मैं ये लोकसभा का आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं। वहीं अगर थर्ड फ्रंट की ताकत को हम देख लें तो टीएमसी, टीआरएस, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, एसपी, आरएलडी, आम आदमी पार्टी, आईएनएलटी, टीडीपी, एआईएमआईएम, इन थर्ड फ्रंट के घटक दलों की संख्या यदि यह बनता है तो इसकी संख्या 88 दिखाई देती है, जिसमें मैंने अभी अकाली को तो जोड़ा ही नहीं है, बीएसपी को जोड़ा ही नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, गणना के साथ चलता है, सरकार गणना के साथ चलती है, विपक्ष भी गणना के साथ चलती है, और अगर जीत और हार का फैसला करना है और कोई चेहरा चुनना है तब भी तो गणना चाहिए ना अभय दुबे जी।
देखिए मीनाक्षी जी, ये राजनीति का अंत होगा, विश्वास मानिए। चेहरे की जो राजनीति है उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। नीतियों की और सिद्धांतों की राजनीति होगी। राहुल गांधी जी से मैं जरूर आपकी एक बार भेंट कराऊंगा, इंटरव्यू कीजिएगा। उनकी साफ मान्यता है कि जब भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति होगी देश को नुकसान होगा। वो चाहते हैं कि देश का नेतृत्व वो किसान करे जो देश में आज महामारी की विभीषिका में भी अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3 से ऊपर है तो वो किसानों की बदौलत है। वो युवा जो बेरोजगारी की आग में धकेल दिए गए हैं, वो बेटियां जो बलात्कारियों के अभय दुबे जी, हमें बहुत खुशी होगी, इंडिया टीवी को बहुत खुशी होगी और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैं राहुल गांधी से ये तमाम सवाल पूछ सकूं कि ऐसी परिस्थिति में जब विपक्षी एकता की जरूरत है तो ये टूट फूट क्यों नजर आती है। क्योंकि अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं, इसलिए मुझे एक एक कमेंट के लिए सबके पास जाना होगा। प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष कहां खड़ा है? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन सेवा और जन कल्याण का इतना जबरदस्त कार्य हुआ है कि विपक्ष पूरी तरह से खोखला है। विपक्ष कुछ प्रांतीय दल हैं जो स्वयं को जो है ताल ठोंकते रहते हैं। पश्चिम बंगाल के बाहर कहीं पर भी सुश्री ममता बनर्जी का कोई सामर्थ्य नहीं है। उसी तरह से कुछ राज्यों में जो है वो कांग्रेस भी है। अब वो लगातार सिकुड़ती जा रही है। जैसे पंजाब में इस बार सिकुड़ जाएगी, पौंडीचेरी उससे हमने छीन लिया है, केरल में वो सरकार में आने की स्थिति में है नहीं, तमिलनाडु में साफ थी, आंध्रा साफ है, तेलंगाना साफ है, कर्नाटक हमने उसको पराजित कर दिया है, महाराष्ट्र में चौथे नंबर का दल है, उत्तर प्रदेश में उसकी जो है दहाई में सीट आ जाए तो बड़ी कृपा है, बिहार में साफ है, उड़ीसा में साफ है। पूरे देश में आप जो है कांग्रेस दिखाई कहां दे रही है बताइए ना। तो विपक्ष किसको कहें? विपक्ष आप कहिए ममता बनर्जी को, क्योंकि बादल देवनाथ जी यही बताने की कोशिश शुरू से लेकर अंत तक करते आए हैं कि अब अगर किसी की सुनामी आ रही है तो वो ममता बनर्जी की है। लेकिन देखना यह भी होगा कि ये थर्ड फ्रंट क्या वाकई बन पाता है और उतनी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी से लड़ पाता है, ये भविष्य बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।